आइए आज हम लोग फिजिक्स में स्टडी करेंगे। आगे उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये जो P है मोमेंटम संवेग, इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। इसको ध्यान देना है। इसको पिछले लेक्चर में थोड़ा गलत हो गया था, -q से +q होगी। पीछे हालांकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे हम लोग स्टडी करेंगे चालक स्थिर वैद्युतिकी। चालक स्थिर वैद्युतिकी, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो सबसे पहले देखिए कंडक्टर यानी चालक का मतलब समझिए। तो चालक का मतलब होता है जिसमें आवेश चल सके। जैसे जितनी धातुएं हैं मेटल, ये विद्युत की सुचालक होती हैं यानी कंडक्टर होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक करंट चल सकती है। तो अध्याय 1 में चालकों तथा विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर जिनमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं चल सकती पदार्थों का संक्षेप में वर्णन किया गया था। चालकों में गतिशील आवेश वाहक होते हैं। जो कंडक्टर होते हैं उसमें गतिशील आवेश वाहक होते हैं यानी आवेश को ले जाने वाले, यानी मोबाइल चार्ज कैरियर्स। तो जितने भी कंडक्टर यानी चालक हैं उनमें आवेश को ले जाने वाले आवेश वाहक होते हैं जिनको कैरियर ऑफ चार्ज कहते हैं, और ये गतिशील होते हैं, ध्यान देना है। तो एक पॉइंट तो हमारा ये बन गया कि जो हमारे चालक होते हैं इनमें गतिशील आवेश वाहक होते हैं। धात्विक चालकों में ये वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देना है कि जो धातुएं हैं यानी मेटल हैं उनमें ये चार्ज वाहक का यानी चार्ज कैरियर का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धात्विक चालकों में ये वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में बाह्य यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अलग होकर गति करने के लिए मुक्त होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जितनी मेटल होती हैं तो हमने पढ़ा है कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं परमाणुओं इन सब से मिलकर के बना है। अब जब परमाणु की बात होती है तो हम लोग ये बताते हैं कि जो परमाणु होता है इसमें एक नाभिक होता है और नाभिक के बाहर जो है कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस तरह बहुत सारी कक्षाएं होते हैं। तो इसके नाभिक में यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो पॉजिटिव प्रोटॉन और निगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो धन और ऋण के बीच में आकर्षण यानी अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए बंधा रहता है। चक्कर इसलिए लगाता है कि अगर चक्कर नहीं लगाएगा तो इस नाभिक में गिर जाएगा आकर्षण के कारण। तो ये चक्कर लगाता है जिससे अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स आपस में बराबर रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। तो अब क्या होता है कि जो नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रोटॉन का आकर्षण बल इसमें कम लगता है। तो जितना दूर होता जाएगा तो कम लगेगा, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकलने में आसानी होगी। तो यही बाहरी के कक्षा के इलेक्ट्रॉन जब विभव लगाया जाता है, पोटेंशियल लगाया जाता है, तो पोटेंशियल का मतलब एनर्जी होती है। तो ऊर्जा को लेकर के नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं में आवेश वाहक का काम करते हैं। इसीलिए धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। तो वही चीज लिखा है कि धातुओं में बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहर वाला अपने परमाणु से अलग होकर गति करने के लिए मुक्त होते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर गति करने के लिए मुक्त होते हैं, परंतु धातु से मुक्त नहीं हो सकते। ध्यान दीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर गति करने के लिए तो मुक्त होते हैं, लेकिन धातु से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे हम लोग पृथ्वी में चलने के लिए तो स्वतंत्र हैं, चल सकते हैं मुक्त रूप से, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उछल जाएं तो पृथ्वी से बाहर चले जाएं। तो यही कहानी इनकी होती है कि इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि ये धातु से मुक्त हो जाएं। हाँ, इतनी ऊर्जा होती है कि अपने आसपास ये मुक्त रूप से चल सकते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक प्रकार की गैस की भांति आपस में परस्पर तथा आयनों से टकराते हैं तथा विभिन्न दिशाओं में यादृच्छिक गति करते हैं। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करते हैं कि दूसरे परमाणु से भी टकराते हैं, दूसरे एटम से या दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि परस्पर तथा आयनों से टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होगा तो उससे भी टकरा सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो धनायन बन गया यानी पॉजिटिव आयन, या किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा चला गया तो ऋणात्मक आयन बन गया यानी निगेटिव चार्ज बन गया, तो उनसे भी टकराएगा। तो आपस में तो टकराते ही हैं, आयनों से भी टकराते हैं तथा विभिन्न दिशाओं में यादृच्छिक गति करते हैं। अब देखिए टक्कर तो कोई निश्चित है नहीं कि किधर को होगा, तो जिधर को टकराएंगे उसी हिसाब से जिक जैक मतलब इधर उधर, जिसका कोई फिक्स दिशा ना हो उसमें ये यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक का मतलब अपनी इच्छा से, इच्छिक मतलब अपनी इच्छा से। यादृच्छिक गति को अंग्रेजी में हम लोग रैंडमली बोलेंगे, मतलब इधर उधर जिसका कोई फिक्स दिशा ना हो। तो आयन्स एंड मूव रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इधर उधर अपनी इच्छा से रैंडमली मोशन करते हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि किधर को मोशन होगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के विपरीत बहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को ये बात पता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा इधर पॉजिटिव है, इधर माइनस है। तो विद्युत बल रेखाएं धनायन में बाहर की ओर निकलती हैं, ऋणायन में अंदर की ओर आती हैं। तो ये बाहर की ओर निकल के अंदर की ओर जा रही हैं, तो प्लस से माइनस की ओर होती है। अब इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव के कारण प्रतिकर्षण होगा ऋण ऋण में, और धन की ओर आकर्षण होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन किधर को चलेगा, इधर को चलेगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर को है और इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बहते हैं। नाभिकों के इस प्रकार धन आयन तथा परिबद्ध इलेक्ट्रॉन अपनी नियत स्थितियों पर ही दृढ़ रहते हैं। तो नाभिकों के इस प्रकार धनायन तथा परिबद्ध इलेक्ट्रॉन अपनी नियत स्थितियों पर दृढ़ रहते हैं। तो इसको समझिए कि जो नाभिक के धनायन है, तो धनायन का मतलब नाभिक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा परमाणु से, तभी ऋणायन पॉजिटिव आयन बनेगा। जब किसी एटम से कोई इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी पॉजिटिव आयन बना होगा। तो जाहिर सी बात है कि पहले तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपनी ओर खींच रहा था, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज बना यानी धनायन बना। तो अब एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया तो नाभिक और अच्छे से उन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने नाभिक से ही बंधे रहेंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कह रहा है कि नाभिकों के इस प्रकार धनायन तथा परिबद्ध इलेक्ट्रॉन अपनी नियत स्थितियों पर ही दृढ़ रहते हैं। अब घटनी चालकों में धनायन तथा ऋणायन दोनों ही आवेश वाहक होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस एक शब्द होता है, विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन, विद्युत का मतलब बिजली के द्वारा, अपघटन का मतलब, लिसिस का मतलब टूट जाना। तो बिजली के द्वारा किसी चीज को टूट जाना अपघटन कहलाता है।
जैसे पानी में नमक डाल दिया जाए तो पानी में जब हम नमक डाल देंगे तो क्या होगा कि नमक हमारा NaCl होता है। तो ये मान लीजिए पानी है, ये पानी भरा हुआ है। अब इसमें हमने NaCl डाल दिया यानी नमक डाल दिया। अब इसमें दो हमारी खूंटी हैं, एक खूंटी ये है और एक खूंटी ये है। दो खूंटी हैं, एक खूंटी ये है, एक खूंटी ये है। अब मान लीजिए एक खूंटी ये कैथोड है और एक हमारी ये एनोड है, निगेटिव वाला है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, मतलब ये निगेटिव है, निगेटिव है। अब क्या होगा कि जब NaCl इसमें डालेंगे और बिजली की करंट इसमें दौड़ाएंगे तो क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रॉन के चलने के विरोध होती है, यानी प्लस से माइनस की ओर चलेगी। तो करंट इस प्रकार से आएगी और इससे होकर के इस प्रकार से ऐसे चलेगी करंट। तो जब ऐसे चलेगी करंट तो इसमें क्या होगा कि करंट एक प्रकार से विद्युत हमारी क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा लेकर के जो NaCl है इसके अंदर जो बंध बना है, आबंध है, बॉन्ड है Na और Cl के बीच, वो टूट जाता है बिजली की एनर्जी लेकर के। तो जब टूट जाता है तो इसी टूटने को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, लिसिस बोलते हैं, या हिंदी में इसी को अपघटन कहते हैं। तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो अब ये पॉजिटिव हो गया तो प्लस माइनस प्लस को खींचेगा, तो ये NaCl इधर चलेगा। Cl माइनस है तो माइनस को ये प्लस खींचेगा तो Cl इधर चलेगा। तो प्लस की तरफ भी जा रहे हैं, प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ भी आयन जा रहे हैं और माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ भी आयन जा रहे हैं। तो धनायन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है, ऋणायन धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है। इसीलिए कह रहा है कि अपघटनी चालकों में धनायन तथा ऋणायन दोनों ही आवेश वाहक होते हैं, यानी दोनों हमारे चार्ज को ले जाते हैं, चार्ज के कैरियर होते हैं। तो इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। परंतु इस प्रकरण में स्थिति अधिक जटिल होती है। तो इस प्रकरण में कह रहा है कि कंडीशन ज्यादा जटिल होती है। आवेश वाहकों यानी चार्ज कैरियर की गति बाह्य विद्युत क्षेत्र यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ रासायनिक बलों द्वारा भी प्रभावित होती है। तो चूंकि पानी डाला गया, पानी में Na और Cl टूट गया तो NaCl पानी में घुल गया एक तरह से, तो ये रासायनिक पदार्थ बन गया। तो उसमें भी बल लगता है, जैसे विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से बल लगते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि इसमें स्थिति ज्यादा जटिल होती है। यहाँ हम अपनी चर्चा ठोस धात्विक चालकों तक ही सीमित रखेंगे। आइए चालक स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणामों पर ध्यान दें। तो अब यहाँ पर अभी हम इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि केवल ठोस धात्विक चालक यानी जो लोहे की राड है, जैसे जो सॉलिड है, बस उन्हीं की बात करेंगे। तो अब देखें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आ जाता है। कह रहा है चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होती है। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमारा शून्य होता है। अब देखिए कैसे शून्य होता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो किसी उदासीन यानी जिसमें धन और ऋण बराबर हो तो प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बराबर होगा तो वो
उदासीन होगा। अथवा आवेशित चालक पर विचार कीजिए, या कोई चार्ज कंडक्टर है तो उस पर विचार करना। यहाँ कोई बाह्य स्थिर वैद्युत क्षेत्र भी हो सकता है। ये ध्यान देना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है बाहरी, मतलब बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज में विद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल में अंदर की ओर आती हैं। तो इनके स्वयं के कारण नहीं, जो बाहर से किसी दूसरा कारण हो सकता है। तो कह रहा है कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र भी हो सकता है। स्थैतिक स्थिति में यानी जब स्थिर कंडीशन है, कोई गति नहीं हो रही, जब चालक के भीतर अथवा उसके पृष्ठ पर कोई विद्युत धारा नहीं होती, तब चालक के भीतर हर स्थान पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ध्यान दीजिए कि जब कोई बिना गति करती हुई स्थिति में हो कोई चालक, तो उसके भीतर और उसके बाह्य पृष्ठ पर अगर कोई विद्युत धारा नहीं है तो क्या होता है कि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो स्थैतिक स्थिति में जब चालक के भीतर अथवा उसके पृष्ठ पर, देखिए चालक के भीतर भी हो सकता है या उसकी बाहरी सतह पर कोई विद्युत धारा नहीं होती, तब चालक के भीतर हर स्थान पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इस तथ्य को किसी चालक को परिभाषित करने के गुण के रूप में माना जा सकता है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब तक विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन वाहक एक बल का अनुभव करेंगे और उनमें बहाव होगा। तो एक ध्यान देना है कि चूंकि चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो कह रहा है कि जब तक कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं, तो चूंकि जो फील्ड है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं, चलते हैं, तो चलने की बात है। जैसे हम स्थिर हैं, अगर हम चल दें तो कोई न कोई बल लगेगा, चाहे हम शरीर से अपने लगाएं या पीछे से कोई दूसरा लगाए। तो वही कह रहा है कि मुक्त आवेश वाहक एक बल का अनुभव करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र है तो बल का अनुभव करते हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन चल पाएंगे और उनमें बहाव होगा, और उनमें क्या होगा, बहाव होने लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे या मुक्त आवेश चलने लगेंगे। स्थैतिक स्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वयं को इस प्रकार वितरित कर लेते हैं कि चालक के भीतर हर स्थान पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ये कह रहा है कि जब स्थिर स्थिति होती है, किसी प्रकार की गति नहीं होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप को इस स्थिति में बैलेंस कर लेते हैं कि चालक में विद्युत क्षेत्र भीतर हर स्थान पर शून्य होता है। किसी चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो कोई भी चालक हो उसके भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इस बात को ध्यान देना। कुल मिला के कहने वाला इलेक्ट्रॉन इस तरह से वितरित होते हैं कि जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि कुछ इलेक्ट्रॉनों के कारण इधर को फोर्स लगे और कुछ इलेक्ट्रॉनों के कारण इधर को फोर्स लगे, और इधर लगा हुआ फोर्स इधर लगे हुए फोर्स के बराबर हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि इसमें नेट फोर्स यानी बल कितना लगेगा, 0। तो इस प्रकार से बैलेंस कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। किसी चालक के भीतर, ध्यान दीजिए, किसी चालक के भीतर भीतर भीतर, बाहर नहीं, ध्यान देना, बाहर की बात नहीं कह रहा है, भीतर जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी को मानेंगे। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। देखिए अभी हमने बताया स्थिर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के भीतर 0 होता है, क्योंकि एक इसको हम साइकिल की तिली की तरह समझें कि अंदर साइकिल में जैसे तिली लगी रहती है, तिली, तो एक तिली उधर है तो उसके विपरीत इधर है, तो एक दूसरे के बल को कैंसिल करेगी। इसी तरह सब एक दूसरे के बल को कैंसिल कर देंगी, यानी एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगी। तो जाहिर सी बात है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अब रही बात बाहर, तो बाहर ऐसे जब साइकिल की तिलियां निकलेंगी, तो मान लीजिए कोई राड है या सरिया है, उसमें बाहर ऐसे साइकिल की तिलियां निकलेंगी,
तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कोई बिंदु आवेश है तो उसमें विद्युत बल रेखाएं अरीय होती हैं, त्रिज्यीय होती हैं, यानी रेडियल होती हैं, जैसे साइकिल की तिली। तो जाहिर सी बात है कि बाहर जब साइकिल की तिली निकलेगी तो अपने पृष्ठ से वो 90 डिग्री यानी अभिलंबवत होगी। तो इसीलिए कह रहा है कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर यानी बाहरी सतह पर पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र लंबवत होना चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लंबवत होना चाहिए। यदि पृष्ठ के अभिलंबवत नहीं है तो उसका पृष्ठ के अनुदिश कोई शून्येतर घटक होगा। अब देखिए, अगर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत नहीं है तो कह रहा है पृष्ठ की दिशा में, सरफेस की डायरेक्शन में कोई शून्येतर घटक होगा, यानी नॉन जीरो कंपोनेंट होगा, जो जीरो नहीं होगा, ये कंपोनेंट होगा। तब पृष्ठ के मुक्त इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पर किसी बल का अनुभव करेंगे और गति करेंगे। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत जीरो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उस विद्युत क्षेत्र का कोई शून्येतर घटक होगा, यानी नॉन जीरो कंपोनेंट होगा, यानी कुछ न कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। जब कुछ न कुछ विद्युत क्षेत्र होगा तो मुक्त होकर के इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पर बल का अनुभव करेंगे, और बल का अनुभव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो गति करेंगे। जाहिर सी बात है कि बल लगेगा तो उस बल के द्वारा जो नाभिक के आकर्षण से बंधे हैं तो वो पहली बात तो उसको मुक्त करेगा, और फिर बल लगेगा तो वो चलने लगेगा। अतः स्थैतिक स्थिति में ई का कोई स्पर्श रेखीय घटक नहीं होना चाहिए। तो एक स्टैटिक कंडीशन में यानी स्थिर अवस्था में ई का कोई भी स्पर्श रेखीय घटक नहीं होना चाहिए। अगर कोई है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त गमन करेंगे पृष्ठ में। इस प्रकार किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के हर बिंदु पर पृष्ठ के अभिलंबवत होना चाहिए। तो इससे सिद्ध हो गया कि अगर पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए, क्योंकि अगर पृष्ठ के समांतर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अगर पृष्ठ ये है मान लो और इसी के समांतर ऐसे विद्युत क्षेत्र लग गया तो इसको ढकेलने लगेगा इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे। जब लंबवत होगा, जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, मतलब इस तरह होगा, ये मान लो इधर की ये राड है, सरिया है कोई लोहे की, और विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से होगा तो चलेगा तो सतह पे ही। अभी हमने पीछे पढ़ा कि सतह से मुक्त नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन, इतना फोर्स नहीं लगेगा विद्युत क्षेत्र की वजह से कि मुक्त हो जाएं। केवल वो नाभिक के आकर्षण से मुक्त होंगे, चलेंगे उसी सतह पर। तो जब इस तरह होगा तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन सतह तो छोड़ नहीं सकते तो इसलिए नहीं चल पाएंगे। किसी चालक के लिए जिस पर कोई पृष्ठीय आवेश घनत्व तो नहीं है उसके पृष्ठ तक पर भी क्षेत्र शून्य होता है। तो किसी चालक के लिए जिस पर कोई पृष्ठीय आवेश घनत्व तो नहीं है, यानी कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, तो उस पर भी पृष्ठ पर भी क्षेत्र शून्य होता है। ध्यान देना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब उसके पृष्ठ पर आवेश का घना हो जाना, मतलब किसी एक जगह बहुत सारा आवेश पृष्ठ पर इकट्ठा होना। तो अगर पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं है यानी चार्ज नहीं है तो वहां पर भी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि चार्ज जो होता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो ऋणायन है वो अपनी ओर, उसकी ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं, और जो धनायन है उससे दूर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती हैं, यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अगर पृष्ठ पर आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व नहीं है यानी पृष्ठ पर आवेश नहीं है तो भी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। परिणाम 5 देखिए। अब आगे देखते हैं परिणाम 5। अब देखिए तीसरा बिंदु आ जाता है, कह रहा है स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। अंग्रेजी में देखिए द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर, यानी कोई चालक के अंदर
कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। स्थिर अवस्था में उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, मतलब अधिकता में कोई आवेश नहीं होगा। तो स्थैतिक स्थिति में यानी जब आवेश स्थिर है में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। अभ्यंतर का मतलब इंटरनल, देखिए अंग्रेजी में लिखा है इंटीरियर, अभ्यंतर का मतलब इंटीरियर। तो इंटीरियर का मतलब आंतरिक भाग। तब इसको देखते हैं, कह रहा है किसी उदासीन चालक के प्रत्येक लघु आयतन यानी छोटे आयतन अथवा पृष्ठ अवयव में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश समान मात्रा में होते हैं। तो देखिए प्रत्येक लघु आयतन क्यों कह रहा है, क्षेत्रफल कह देना चाहिए। आयतन इसलिए कह रहा है कि क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, जैसे कागज है, लेकिन हम लोहे की रॉड लें अगर तो उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जिस चीज में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या गहराई तीनों होगी तो उसमें हम आयतन की बात करेंगे, क्षेत्रफल की नहीं करेंगे। जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई होगी तो उसमें क्षेत्रफल की बात करेंगे। जैसे पृष्ठ है तो पृष्ठ बाहरी सतह, इसमें लंबाई चौड़ाई है केवल, गहराई नहीं है, क्योंकि केवल बाहरी सतह की बात हो रही, तो इसमें हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए कहाँ आयतन की बात करेंगे, कहाँ क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो कह रहा है किसी उदासीन चालक के प्रत्येक लघु आयतन अथवा पृष्ठीय अवयव में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश समान मात्रा में होते हैं। तो ध्यान दीजिए कोई भी बाहरी सरफेस हो, चाहे कोई एक छोटा टुकड़ा ले लिया जाए, तो पूरे आयतन में यानी अंदर बाहर सब मिला करके छड़के जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है वो समान मात्रा में होते हैं, इसको ध्यान देना। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो स्थैतिक स्थिति में अतिरिक्त आवेश केवल उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। अब ये कह रहा है कि जब हम किसी चालक को कोई चार्ज देते हैं तो स्थैतिक स्थिति में अतिरिक्त आवेश केवल उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। तो जो अतिरिक्त आवेश होता है, ज्यादा आवेश होता है, उसकी बाहरी सतह पर आ जाता है। यह गाउस के नियम से स्पष्ट है। यह किस नियम से स्पष्ट है? गाउस के नियम से, कि जो आवेश होता है, इसको इस तरह समझिए कि मान लीजिए हमने पॉजिटिव आवेश चार्ज दे दिया, तो प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण, तो जाहिर सी बात है कि वो दूर रहना पसंद करेगा। तो पृष्ठ सबसे दूर है, तो इसलिए पृष्ठ पर आ जाता है। तो किसी चालक के भीतर किसी यादृच्छिक आयतन यानी रैंडम आयतन कहीं से भी ले लिया जाए, अवयव V पर विचार कीजिए। कोई आयतन का कोई घटक है, कंपोनेंट है V, तो उस पर विचार करना है। आयतन अवयव V को परिबद्ध करने वाले किसी बंद पृष्ठ यस पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो कहने का मतलब कि कोई आयतन का कोई कंपोनेंट ले लिया गया और उस आयतन को जो ढकने वाला पृष्ठ है तो उस पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। शून्य क्यों होता है? क्योंकि उसी तरह फिर समझिए साइकिल की तिली की तरह कि जो पृष्ठ सतह पर जो आवेश सतह पर आ गया है वो ऊपर की ओर भी उसकी विद्युत क्षेत्र होगा तो उतना ही नीचे की तरफ बराबर, तो ऊपर वाला नीचे को कैंसिल कर देगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इस प्रकार सरफेस यस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होता है। तो इसलिए जो सरफेस है उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य हो जाता है। अतः गाउस नियम के अनुसार यस पर परिबद्ध कोई नेट आवेश नहीं होता है। तो अगर अब इस तरह सोचा जाए तो जब फ्लक्स 0 हो गया तो फ्लक्स फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी जो पृष्ठ पर आवेश है उसी के परिणाम के कारण फ्लक्स है। जब विद्युत क्षेत्र ऊपर वाला नीचे को कैंसिल कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया, तो जाहिर सी बात है कि नेट आवेश शून्य होगा, यानी उसका प्रभाव 0 होगा।
परंतु पृष्ठ यश को आप जितना छोटा चाहें उतना छोटा बना सकते हैं, अर्थात आयतन V को अत्यल्प यानी लोपी बिंदु तक छोटा बनाया जा सकता है, यानी वॉल्यूम को बहुत छोटा कर सकते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि चालक के भीतर कोई नेट आवेश नहीं है, अतः यदि कोई अतिरिक्त आवेश है तो उसे पृष्ठ पर विद्यमान होना चाहिए। तो अब इसका निष्कर्ष क्या निकला कि चालक के भीतर कोई भी नेट पृष्ठ आवेश नहीं है, अगर होगा कुछ तो उसे पृष्ठ पर विद्यमान होना चाहिए। अब पृष्ठ पर क्यों होगा हमने आपको बता दिया कि पृष्ठ पर होने पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा और नेट आवेश शून्य होगा। वैसे अब फिर वही बात आ गई कि नेट विद्युत आवेश पृष्ठ पर क्यों आ जाता है, क्योंकि धन और धन है तो उनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिकर्षण के कारण आवेश दूर रहना पसंद करेंगे। तो पृष्ठ की सतह सबसे दूर है, इसलिए आवेश पृष्ठ की सतह पर आ जाते हैं। अब देखिए 4 नंबर आ जाता है। 4 नंबर में है कि चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है तथा इसका मान उसके पृष्ठ पर भी समान भीतर के बराबर होता है। तो अब इस बात को समझिए कि चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत होता है, और विभव का मतलब क्या है, ऊर्जा जो आवेश को चलाने में सहायक होती है। जैसे कहते हैं कि एक तरफ उच्च विभव है, एक तरफ निम्न विभव है, तो जो धनायन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हाई पोटेंशियल पे होता है, जो निगेटिव चार्ज होता है ये लो पोटेंशियल पे होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन की बात हो तो इलेक्ट्रॉन ऋण ऋण के बीच प्रतिकर्षण होगा तो इधर को चलेगा, यानी लो पोटेंशियल यानी कम विभव से ज्यादा विभव की ओर चलेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज की बात आ जाए तो प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण होगा, तो ये हाई विभव से कम विभव यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर पॉजिटिव चार्ज चलेगा, और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर नेगेटिव चार्ज चलेगा। तो जायज सी बात है कि अगर बाहरी पृष्ठ और अंदर आयतन जो है चालक का, उस पर अगर विभव अलग अलग होता तो आवेश जरूर चलता, लेकिन चूंकि आवेश नहीं चलता है तो जायज सी बात है कि बाहर और भीतर विभव समान होगा। तो वही बात कह रहा है कि चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान और भीतर के बराबर होता है, यानी एक समान, और जितना भीतर होता है उतना ही बाहर भी होता है। देखिए अब बता रहा है कि क्यों ऐसी स्थिति है, हालांकि हमने आपको बता दिया। तो यह उपरोक्त परिणाम 1 तथा 2 का अनुवर्ती है, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा। चूंकि किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र E बराबर 0 तथा इसका पृष्ठ पर कोई स्पर्श रेखीय घटक नहीं होता, अतः इसके भीतर अथवा पृष्ठ पर किसी छोटे परीक्षण आवेश को गति कराने में कोई कार्य नहीं होता। जब विद्युत क्षेत्र ही 0 है तो पृष्ठ के भीतर और पृष्ठ के बाहर कोई परीक्षण आवेश को गति करने में कोई काम नहीं करना पड़ता, अर्थात चालक के भीतर अथवा उसके पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर नहीं होता है। तो इसको ध्यान देना। जब विद्युत क्षेत्र 0 है तो जायज सी बात है कि वहां पर किसी भी प्रकार से कोई बल नहीं लगेगा। तो वही कह रहा है कि चूंकि किसी चालक के भीतर E बराबर 0 तथा इसका पृष्ठ पर कोई स्पर्श रेखीय घटक नहीं होता, जैसा पीछे पढ़े हैं, अतः इसके भीतर तथा पृष्ठ पर किसी छोटे परीक्षण आवेश को गति करने में कोई कार्य नहीं करना होता। जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो काम कैसे करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं होगा।
अर्थात चालक के भीतर अथवा उसके पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर नहीं होता, मतलब विभव में अंतर नहीं होता, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज का गमन होगा, जब है ही नहीं तो चार्ज कैसे चलेगा। इसीलिए तो कार्य नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि W = Q × V होता है। V का मतलब विभवांतर है, विभव नहीं है। तो विभव में जब अंतर होगा तभी कार्य होगा। यही वांछित परिणाम है। यदि चालक आवेशित है तो चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र होता है। इसका यह अभिप्राय है कि चालक के पृष्ठ के किसी बिंदु पर विभव चालक से तुरंत बाहर के बिंदु के विभव से भिन्न होगा। अगर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत है तो जाहिर सी बात है कि चालक का जो पृष्ठ है उसके किसी बिंदु का विभव जो है चालक से तुरंत बाहर के बिंदु के विभव से भिन्न होगा, यानी अलग अलग होगा। क्यों? V = होता है 1/4πε0 Q/R। जैसे जैसे पृष्ठ पर और उसके बाहर बिंदु जो है उनमें R अलग अलग होगा और V R के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसलिए विभव भी अलग अलग होगा, क्योंकि R पर डिपेंड है, इसलिए भिन्न भिन्न होगा। किसी यादृच्छिक आकार, आकृति तथा आवेश विन्यास के चालकों के निकाय में प्रत्येक चालक का अपना एक नियत मान का विलाक्षणिक विभव होगा, परंतु यह नियत मान एक चालक से दूसरे चालक का भिन्न भिन्न हो सकता है। तो ये कहने का मतलब है कि कोई रैंडम आकार ले लिया जाए, यादृच्छिक मतलब हम अपनी इच्छा से कोई भी आकार ले सकते हैं। आकृति आवेश विन्यास के चालक के निकाय की अगर बात करें तो उसका अपना जो है कोई विभव होगा और दूसरे का अपना कोई विभव होगा, इसीलिए एक दूसरे चालक का विभव जो है अलग अलग होता है। अब आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, अब आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, तब देखें यहां पर E = σ/ε0 n कैप ध्यान दीजिए। अब देखिए ये E है पृष्ठ आवेशीय पृष्ठ घनत्व, तो यहाँ पर देखिए लिखा है σ = पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं, बहुत अच्छे से हमने बताया था। एंड n कैप पृष्ठ के अभिलंबवत बहिर्मुखी दिशा में एकांक सदिश। ये देखिए पृष्ठ है, इसके बाहर ये इस दिशा में एकांक सदिश होगा n कैप। इस परिणाम को व्युत्पन्न करने के लिए कोई डिबिया, एक छोटा बेलनाकार खोखला बर्तन, चित्र 2.17 में जो दिखाया गया है, ये देखिए इतने भाग को माना है। दर्शाए अनुसार पृष्ठ के किसी बिंदु P के परितः गाउसीय पृष्ठ के रूप में चुनिए। तो इसको क्या करना है कि गाउसीय पृष्ठ के रूप में इसको हम चुन लेते हैं। चालक का पूरा पृष्ठ है, इतना भाग लिया गया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका सिग्मा, इसको हम गाउसीय पृष्ठ कह सकते हैं। इस डिबिया का कुछ भाग चालक के पृष्ठ के बाहर तथा कुछ भाग चालक के पृष्ठ के भीतर है। देखिए डॉट डॉट बनाया है, तो इतना डॉट डॉट वाला ये भीतर है और बाकी ये जो ऊपर उठा दिया है ये बाहर। इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अब देखिए पृष्ठ है तो यहाँ क्षेत्रफल है, क्योंकि ये कागज का पृष्ठ जो है इसमें लंबाई चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल की बात करेंगे। जब सरिया ली जा रही थी तो उसके अंदर आयतन की बात कर रहे थे, तो ध्यान देना है कहाँ क्षेत्रफल की बात करेंगे, कहाँ आयतन की बात करेंगे। तो पृष्ठ के तुरंत भीतर का क्षेत्रफल ΔS बहुत छोटा तथा इसकी ऊंचाई नगण्य है। तो ये क्षेत्रफल जो लिया गया है ΔS है, ऊंचाई नकारात्मक है क्योंकि पृष्ठ के ऊपर है। पृष्ठ के तुरंत भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र 0 है। इस पृष्ठ के अगर तुरंत भीतर की बात की जाए तो वैद्युत क्षेत्र 0 है। पृष्ठ के तुरंत बाहर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत। तो अंदर तो देखिए हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था कि आयतन आ जाएगा तो पूरे आयतन में आंतरिक विद्युत क्षेत्र किसी चालक में 0 होता है। बाहरी क्षेत्र में क्या होता है कि पृष्ठ के लंबवत विद्युत बल रेखाएं रहती हैं, तो ऊपर वाली नीचे को निरस्त कर देती है, तो कुल मिलाकर के ऊपर भी 0 हो जाता है। लेकिन अगर हम एक पृष्ठ की बात करें तो अभिलंबवत होता है,
अगर निगेटिव चार्ज है तो उसमें अंदर की ओर। अब यहाँ चूंकि प्लस प्लस बनाया है तो देखो तीर बाहर को लगाया, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं धनावेश में बाहर को निकलती प्रतीत होती हैं। तो पृष्ठ के तुरंत बाहर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत है, दिखा दिया तीर लगा करके। अतः डिबिया से गुजरने वाला कुल फ्लक्स केवल डिबिया की बाहरी वृत्तीय अनुप्रस्थ काट से आता है। अंदर तो शून्य है तो बाहर से ही आएगा। यह प्लस माइनस ई डेल्टा एस, जहाँ पर सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 के लिए धनात्मक तथा सिग्मा इज स्मॉलर देन 0 के लिए ऋणात्मक होता है। तो जैसी बात है, सिग्मा ज़्यादा है तो 0 से ज़्यादा होगा, और सिग्मा 0 से कम है तो 0 से कम का मान ऋणात्मक हो जाता है, 0 से कम निगेटिव ही होगा। के बराबर है, क्योंकि चालक के छोटे क्षेत्र डेल्टा एस पर विद्युत क्षेत्र ई को नियत माना जा सकता है। अब यहाँ पर सिग्मा देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और सिग्मा 0 से कम है तो इसका मतलब निगेटिव चार्ज है, सिग्मा 0 से ज़्यादा है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो चूंकि चालक के छोटे क्षेत्र डेल्टा एस पर विद्युत क्षेत्र ई को नियत माना जा सकता है, बहुत छोटा क्षेत्रफल ले रहे हैं तो उसमें विद्युत बल रेखाएं सब जगह बराबर मानी जा सकती हैं, तो विद्युत क्षेत्र को नियत माना जा सकता है, तथा ई और डेल्टा एस समांतर अथवा प्रति समांतर है। अब ई और डेल्टा एस ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ये और विद्युत क्षेत्र देखिए पृष्ठीय क्षेत्र बाहर की ओर लंबवत होगा, और जो विद्युत क्षेत्र है अगर धन आवेश है तो बाहर को लंबवत होगा, अगर ऋण आवेश है तो अंदर को लंबवत होगा, क्योंकि ऋण आवेश में विद्युत बल रेखाएं अंदर को आती हैं, धन आवेश में विद्युत बल रेखाएं बाहर को जाती हैं। तो अगर धन आवेश है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी तीर बाहर को लगेगा और इसका भी बाहर को, तो दोनों समांतर होंगे। और अगर ये ऋण आवेशित है तो ई वाला अंदर को लगेगा, डेल्टा एस वाला बाहर को लगेगा, तो दोनों प्रति समांतर हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि छोटे क्षेत्रफल डेल्टा एस पर विद्युत क्षेत्र ई को नियत माना जा सकता है, तथा ई और डेल्टा एस समांतर अथवा प्रति समांतर हैं। डिबिया द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा डेल्टा एस है, तो आवेशीय पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है और क्षेत्रफल डेल्टा एस है, तो परिबद्ध आवेश इस डेल्टा एस क्षेत्रफल में कितना होगा, सिग्मा डेल्टा एस होगा। अब गाउस के नियम से क्या होगा, ई डेल्टा एस इक्वल टू मॉड ऑफ सिग्मा, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व का परिमाण, अब वो चाहे प्लस पॉजिटिव चार्ज के कारण हो चाहे नेगेटिव चार्ज के कारण, केवल परिमाण लिया जाएगा, इंटू डेल्टा एस अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ई इक्वल टू मॉड ऑफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए डिबिया द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा डेल्टा एस क्यों लिख दिया, सिग्मा का मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी पूरे पृष्ठ पर आवेश कितना घना है पूरे पृष्ठ पर, तो पूरे पृष्ठ पर सिग्मा है तो डेल्टा एस पर कितना होगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एस, इतने क्षेत्रफल पर निकल आएगा। तो पूरे पर आवेश अगर सिग्मा है तो इतने पर डेल्टा एस पे कितना होगा, इतने का गुणा कर दिया, तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस आ गया। इतने पृष्ठ, जितने पृष्ठ पर निकालना हो उतने का गुणा कर देंगे तो उतने के लिए आवेश निकल आएगा। तो इसलिए डिबिया द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा डेल्टा एस। अब देखिए ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट एन कैप है, तो यहाँ पर ई में डेल्टा एस का गुणा किया तो इधर सिग्मा में भी डेल्टा एस का गुणा किया और इसको मॉड यानी परिमाण कर दिया, तो ये सदिश एकांक सदिश हट गया, क्योंकि केवल परिमाण की बात हो रही है सदिश की नहीं, तो एन कैप नहीं लिखा गया। तो ये आ गया ई बराबर मॉड ऑफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इस तथ्य को सम्मिलित करते हुए कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत है, हम समीकरण 2.35 के रूप में सदिश संबंध पाते हैं। 2.35 के रूप में इस प्रकार से, ये वाले ध्यान दीजिए, समीकरण 2.35 आवेश घनत्व सिग्मा के दोनों चिन्हों के लिए सत्य है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव।
देखिए ये हो या ये हो, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस लिखा है। विद्युत, हाँ, सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के बहिर्मुखी अभिलंबवत। सिग्मा ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, 0 से ज्यादा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर को निकलती हैं, इसलिए बहिर्मुखी होगा विद्युत क्षेत्र, यानी एक्सटर्नल होगा। और सिग्मा स्मॉलर देन 0 तो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अंतर्मुखी लंबवत है, यानी क्योंकि निगेटिव होगा, 0 से कम निगेटिव होता है, ऋणात्मक आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर को जाती हैं, तो अंतर्मुखी लंबवत होगा। और हमने बताया था साइकिल की तरह चित्र जी होती है, यानी अभिलंबवत ऊपर को होंगी या नीचे को होंगी। यह चार्ज किस प्रकार का उस पर निर्भर करेगा। अब आगे आ जाता है हमारा स्थिर वैद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी किसी भी वस्तु को विद्युत क्षेत्र से बचाना, उसकी रक्षा करना। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।